हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का बायोलॉजी का एक और नया चैप्टर, जो कि है चैप्टर 8 और इकाई 4। तो चौथे यूनिट्स में हम देखने वाले हैं चैप्टर जो कि है प्रौद्योगिकी यानी कि सिद्धांत एवं प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो ये आपके चैप्टर का नाम है। इकाई 4 यानी यूनिट 4 में हम पहुंच चुके हैं और चैप्टर है आपका 8। बोर्ड एग्जाम 2027 में ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस बेस पर एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हम नोट्स आज के इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो आज का ये वीडियो जो है वो नए चैप्टर का स्टार्टिंग है और पार्ट 1 का ये वीडियो है। तो चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, किस प्रकार से क्या क्या इसमें पूछे जाएंगे। आप इसको नोट्स के तौर पे बना भी सकते हैं कि आपका जो क्लास 12 का नोट्स है वो इसके बेस पर हेल्प करेगा। बाकी सारे के चैप्टर की वीडियो जो है वो हमने अपलोड कर दिए, तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर 8 के इस पार्ट को। तो पहला इसमें है टॉपिक की इकाई 4 यानी प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम यानी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। सबसे पहले हम देखेंगे इसका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। लिखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों बायो तथा टेक्नोलॉजी से बना है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायो है और एक टेक्नोलॉजी, जिसका अर्थ है जैविक कारकों, उनके घटकों अथवा उनसे प्राप्त एंजाइमों के द्वारा लाभदायक उत्पादों को। यानी कि इसका अर्थ ये स्पष्ट करना चाहता है कि जो जैविक कारक है और उनके जो घटक है अथवा उनसे प्राप्त जितने भी सारे एंजाइम्स हैं, उन एंजाइमों के द्वारा लाभदायक उत्पाद उत्पन्न होते हैं। और फिर आगे लिखेंगे कि औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक, ईस्ट तथा पादप एवं जंतु कोशिकांगों, ऊतक आदि में से किसी भी जीवित तंत्र को मानव समाज के लिए उपयोगी उत्पाद। तो यहाँ पर पहले चीजों को एक एक लाइन करके समझते चलिएगा। इसमें कह रहा है कि औद्योगिक स्तर पर, ठीक है, औद्योगिक स्तर पर जो प्राप्त है, तो औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना सूक्ष्म जीवों जैसे हम जीवाणुओं को प्राप्त करते हैं, शैवाल को प्राप्त करते हैं, कवक है, ईस्ट है आदि जो पादप है एवं जंतु कोशिकांगों, ऊतक आदि में किसी भी जीवित तंत्र को मानव समाज के लिए उपयोगी तंत्र। ठीक है, इनमें से कोई भी जीवित तंत्र जो है वो मानव समाज के लिए एक उपयोगी तंत्र है और मानव समाज के लिए उपयोगी उत्पादों को, यानी कि हम मानव के लिए जो उपयोगी उत्पाद है उनको औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की ठीक है प्रक्रिया को हम जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यही था आपका कि इसका परिचय क्या है, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है यानी बायोटेक्नोलॉजी। तो जो औद्योगिक स्तर पर कई सारे जो सूक्ष्मजीव होते हैं, जैसे जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया, कवक हो गया, तो ये सारे पादप क्या होते हैं? जंतु कोशिकांगों और ऊतकों आदि से किसी भी जीवित तंत्र को मानव समाज के लिए उपयोगी तंत्र बनाते हैं, और जो उपयोगी तंत्र है वो मानव समाज के लिए उपयोग में लाता है। औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब हम देखेंगे इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग, जो कि है भारत में जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो उसमें लिखेंगे कि भारत में जैव प्रौद्योगिकी की नींव सन 1982 में पड़ी।
ठीक है, भारत में जो जैव प्रौद्योगिकी की नींव है वो सन 1982 में पड़ी और तभी विज्ञान और तकनीकी, ठीक है, और तभी विज्ञान और तकनीकी विभाग के अंतर्गत, ठीक है, विभाग के अंतर्गत नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना हुई। ठीक है, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना हुई। हमारे देश में दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, बेंगलुरु और जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मुंबई, झांसी और मैसूर, हरियाणा आदि क्षेत्रों में आज विस्तृत हो चुका है। ठीक है, आदि क्षेत्रों में आज विस्तृत हो चुका है। तो देखिए, भारत में जो जैव प्रौद्योगिकी है उसकी नींव सन 1982 में पड़ी थी और ये सभी जो विज्ञान और तकनीकी विभाग के अंतर्गत नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना जो हुई है वो हमारे देश में दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, ठीक है, हमारे जो कई देश में कई सारी चीज़ें हैं जिस स्थान पर वो है दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, बेंगलुरु, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मुंबई, झांसी, मैसूर, हरियाणा आदि क्षेत्रों में आज भी इसका विस्तार हो चुका है। ठीक है, तो ये था भारत में क्या जैव प्रौद्योगिकी। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपका जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता, यानी कि एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी। इसकी उपयोगिता क्या है? तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी ने मानव कल्याण में, जो बायोटेक्नोलॉजी है जैव प्रौद्योगिकी, तो मानव कल्याण में संबंधित हर पहलू को प्रभावित किया है। क्या किया है? हर पहलू को प्रभावित किया है। उद्योग, उत्पाद एवं उत्पादकता, ठीक है, उद्योग को, उत्पादन को और उत्पादकता को, व्यवहार, देश की आर्थिक स्थिति, रोजगार, ठीक है, देश की आर्थिक स्थिति को, रोजगार को, ठीक है, मानव स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य उद्योग तथा, ठीक है, मानव स्वास्थ्य में कृषि, खाद्य उद्योगों को तथा अल्कोहल और पेय पदार्थों के निर्माण में, ठीक है, अल्कोहल एवं पेय पदार्थों के निर्माण में बायोटेक्नोलॉजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, के निर्माण में बायोटेक्नोलॉजी ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। तो यही कह रहा है इसमें कि जो मानव स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य उद्योग है उसमें अल्कोहल का, पेय का पदार्थ के निर्माण में जो अल्कोहल होता है, पेय पदार्थ होता है, उन सारी चीज़ों में बायोटेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण भूमिका है। और वैज्ञानिकों का मत है कि 21वीं शताब्दी बायोटेक्नोलॉजी की शताब्दी है। ठीक है, जो 21वीं शताब्दी है वो वैज्ञानिक द्वारा कहा गया है कि वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की शताब्दी है, जो 21वीं शताब्दी है। ठीक है, तो ये थी इसकी उपयोगिता। अब नेक्स्ट हेडिंग है बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए, इसमें लिखेंगे कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में निम्नलिखित दो प्रमुख तकनीकों का मुख्य योगदान है। ठीक है, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में निम्नलिखित दो प्रमुख तकनीकों का क्या है, मुख्य योगदान है। कौन कौन से? तो देखिए, पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है आनुवंशिक इंजीनियरिंग। ठीक है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें लिखेंगे कि जीवों के आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या जिन में आवश्यकता अनुसार करें। ठीक है, यानी कि जो जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या जिन है उसका आवश्यकता अनुसार करके क्या होता है कि बदल करके, ठीक है, आवश्यकता अनुसार फेरे बदल करके फिनोटाइप में बदलाव करना ही आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है, तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है? तो आनुवंशिक पदार्थ, जैसे कि हमारा डीएनए है आनुवंशिक पदार्थ और जिन है, तो उसको आवश्यकता अनुसार फेरे बदल करके फिनोटाइप में बदलाव करना ही, यानी फेरे बदल के जो फिनोटाइप में बदलाव करना होता है तो उस बदलाव को करना ही क्या होता है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये था क्या इसके योगदान में, पहला है आनुवंशिक इंजीनियरिंग। अब दूसरा देखेंगे रासायनिक इंजीनियरिंग।
दूसरा है रासायनिक इंजीनियरिंग, इसमें लिखेंगे केमिकल इंजीनियरिंग। तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाए गए पूर्ण संयोगज, ठीक है, पूर्ण संयोगज जीवों से जैव प्रौद्योगिकी का उत्पादन जैसे प्रतिजैविक वैक्सीन या एंजाइम होता है, ठीक है। तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाए गए पूर्ण संयोगज जीवों से जैव प्रौद्योगिकी का उत्पादन जैसे प्रतिजैविक वैक्सीन या एंजाइम होता है, ठीक है। तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा जो बनाए गए पूर्ण संयोगज हैं, तो उसमें जो जीव है और जीवों से जो जैव प्रौद्योगिकी होता है उसका उत्पादन ही हमें प्रतिजैविक वैक्सीन या एंजाइम प्रदान करता है, ठीक है। तो ये था कि आपका रासायनिक इंजीनियरिंग। अब है हेडिंग, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, इसका टिप्पणी पूछा जाता है और इसकी जो संरचना है वो भी बनाने के लिए पूछ देता है कि पीसीआर विधि द्वारा लाभकारी जीन प्रवर्धन। तो पीसीआर विधि पूछता है कि पीसीआर क्या है, तो पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस विधि द्वारा जो लाभकारी जीन प्रवर्धन है उनको बताना है। तो लिखेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी विद्युत कण संचलन, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस विद्युत कण संचलन द्वारा अलग किए गए जीन या डीएनए खंड की पीसीआर विधि द्वारा बड़े कम समय में अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती हैं, ठीक है। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है तो वो विद्युत कण संचलन द्वारा अलग किए गए, ठीक है, अलग किए गए जीन या डीएनए खंड की, ठीक है, अलग किया गया जो जीन है या जो डीएनए का खंड है वो पीसीआर विधि द्वारा बड़े कम समय में अनेक प्रतिलिपियों द्वारा तैयार की जा सकती है। यानी कि जो डीएनए के खंड अलग अलग हो गए हैं, जीन या डीएनए के खंड, तो पीसीआर की सहायता से वो कम समय में, बड़े ही कम समय में उनकी प्रतिलिपियों को तैयार करने में सहायक होता है। पीसीआर का अर्थ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां कोशिका के बाहर तैयार की जाती हैं। जो डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां हैं यानी कि जो उनके कण है, स्ट्रक्चर उसका ऐसे होता है रस्सी के आकार का घुमा हुआ, तो प्रतिलिपियां जो है वो कोशिका के बाहर तैयार की जाती हैं। इसकी खोज कैरी मुलिस, ठीक है, कैरी मुलिस ने सन 1985 में की थी, ठीक है। इसकी खोज कैरी मुलिस ने सन 1985 ईस्वी में की थी। इसके लिए ताप स्थिर एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लियेज आवश्यक है, ठीक है। इसके लिए जो ताप स्थिर एंजाइम है वो ताप स्थिर जो एंजाइम है उसको कह रहा है कि ताप स्थिर एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लियेज आवश्यक है। क्या है? डीएनए पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लियेज स्थित है, एक्सोन्यूक्लियेज स्थित है, हाँ, आवश्यक है। और इसको थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है, एक्वाटिकस यानी कि थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया था, ठीक है। इसको हमने एक्वाटिकस बैक्टीरिया से क्या किया था इससे कि प्राप्त किया था। और ये बैक्टीरिया गर्म झरनों में रहते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, गर्म झरनों में पाए जाते हैं। फिर लिखेंगे कि बैक्टीरिया गर्म झरनों में पाए जाते हैं। अतः इनकी पॉलीमरेज एंजाइम उच्च ताप पर भी क्रियाशील रहती है। क्या होती है? इनकी जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो उच्च ताप पर क्रियाशील रहती है। तो पीसीआर का ये पूरा क्या था, डिफिनीशन था, किस प्रकार से पीसीआर काम करता है, किससे जुड़ा है, किस सन में इसको तैयार किया गया, किसने इसकी खोज की, ये सारी चीज़ें इसमें हमने बता दिया। तो पीसीआर में अगर 2-3 नंबर के सवाल में आएगा तो आप इस पूरे को लिख सकते हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगला है आपका क्लोनिंग संवाहक, ठीक है, क्लोनिंग संवाहक यानी क्लोनिंग वेक्टर। इसमें लिखेंगे कि क्लोनिंग संवाहक एक छोटा डीएनए अणु है। क्या है? जो क्लोनिंग संवाहक है वो एक छोटा डीएनए अणु है जो किसी उचित पोषक कोशिका में स्वतंत्र रूप से, ठीक है, क्लोनिंग संवाहक एक छोटा डीएनए अणु है
जो किसी उचित पोषक कोशिका में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति, ठीक है, प्रतिकृति कर सकता है और जिसमें किसी विदेशी बाहरी डीएनए का जोड़ा जा सकता है, ठीक है, जिसमें किसी विदेशी और बाहरी डीएनए का जोड़ा भी जा सकता है। प्लाज्मिड तथा बैक्टीरियोफेज के डीएनए का वाहक डीएनए के रूप में किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि जो प्लाज्मिड तथा बैक्टीरियोफेज के डीएनए का वाहक है वो डीएनए के रूप में किया जाता है। अभी भी प्लाज्मिड का उपयोग अधिक किया जाता है, ठीक है, अभी भी जो प्लाज्मिड का उपयोग है वो अधिक किया जाता है। तो ये हो गया आपका क्लोनिंग संवाहक का परिभाषा, ठीक है, इसमें आप यही लिखेंगे। अब है आपका नेक्स्ट हेडिंग, वो कह रहा है कि विषाणुओं का जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग, विषाणुओं का जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग। लिखेंगे कि SV-40 विषाणु जो मानव पर आक्रमण करता है, ठीक है, SV-40 विषाणु जो मानव पर आक्रमण करता है वो आनुवंशिक खंड को एक जीव से दूसरे जीव में पहुंचा सकता है। क्या करता है? आनुवंशिक खंड को एक जीव से दूसरे जीव में पहुंचा सकता है। जर्मन वैज्ञानिक यानी कि मेरिल, जर्मन वैज्ञानिक यानी कि मेरिल, जेनियर तथा पेट्रिसिनी, ठीक है, पेट्रिसियनी ने सन 1971 में सर्वाधिक मानव कोशिकाओं में विषाणुओं द्वारा ई कोली विषाणु जीन का पारगमन कराया जाता है, ठीक है। यहाँ पर समझिए, यहाँ तक कह रहा है कि जो SV-40 विषाणु है, SV-40 विषाणु के नाम है जो मानव पर आक्रमण करता है और ये आनुवंशिक खंड को एक जीव से दूसरे जीव तक क्या करता है? पहुंचाता है। ये मानव शरीर में आनुवंशिक गुण को एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचाता है। और जर्मन की वैज्ञानिक जो मेरिल, जेनियर तथा पेट्रिसिनी ने सन 1971 में सर्वाधिक मानव कोशिकाओं को, ठीक है, सर्वाधिक मानव यानी कि सबसे ज्यादा मानव कोशिकाओं में विषाणुओं द्वारा ई कोली विषाणुओं द्वारा जो ई कोली विषाणु हैं उनको जीन का पारगम्य कराया जाता है। फिर लिखेंगे इसमें हम इसके आगे की एक मनुष्य की कोशिकाओं में, ठीक है, एक मनुष्य की कोशिकाओं में बी गैलेक्टोसाइड एंजाइम संश्लेषित करने की क्षमता नहीं थी, ठीक है, गैलेक्टोसाइड एंजाइम संश्लेषित करने की क्षमता नहीं थी। उसकी कोशिकाओं का संबंध माध्यम में गुणन कराया गया, ठीक है, माध्यम में गुणन कराया गया। अब बैक्टीरियोफेज के द्वारा जीवाणु के गैल जीन का इन संवर्धित कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कराया गया, ठीक है, संवर्धित कोशिकाओं के अंदर इसका प्रवेश कराया गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि अब बैक्टीरियोफेज के द्वारा जीवाणु के गैल्जीनी का इन संवर्धित कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कराया गया। इन कोशिकाओं में बी गैलेक्टोसाइड एंजाइम के सामान्य रूप से संश्लेषण पाया जाता है, यानी कि इन अंदर के प्रवेश कराने के लिए इन कोशिकाओं में बी गैलेक्टोसाइड्स एंजाइम का सामान्य रूप से संश्लेषण कराया जाता है, ठीक है, यानी कि संश्लेषण पाया जाता है। तो ये था विषाणुओं में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग। तो इसके आगे हम लिखेंगे वाहक डीएनए अणु का चयन। तो इसके निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर किया जाता है, इसको निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर किया जाता है। कौन कौन से लक्षण है उसको देखते हैं। पहला है इसमें कि वाहक डीएनए आकार में छोटा होना चाहिए, जो वाहक है वो डीएनए के आकार में छोटा होना चाहिए। दूसरा, इसको सरलता से अलग करके शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है, इसको सरलता से अलग करके शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, वाहक डीएनए में वही अनुक्रम होना चाहिए जो वांछित डीएनए पर है, ठीक है, वाहक डीएनए में वही अनुक्रम होना चाहिए जो हमारा वांछित डीएनए पर होता है। अब लिखेंगे हम नेक्स्ट हेडिंग जो कि है परिवर्तित कोशिका तथा परिवर्तित प्लाज्मिड का चयन।
ठीक है, परिवर्तित कोशिका और परिवर्तित जो प्लाज्मिड है उसका चयन। तो लिखेंगे कि पुनर्योजित डीएनए वाली बैक्टीरियल कोशिकाओं को, ठीक है यानी कि पुनर्योजित डीएनए वाली जो बैक्टीरियल कोशिका है उसको तथा उसके पुनर्योजित डीएनए वाले प्लाज्मिड को पहचानने के लिए एम्पीसिलिन प्रतिरोधी जीन का समावेश करते हैं। ठीक है, एम्पीसिलिन प्रतिरोधी जीन का समावेश करते हैं। जब जीवाणु कोशिकाओं को एम्पीसिलिन या टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में कल्चर किया जाता है तो केवल परिवर्तित जीवाणु कोशिकाएं वृद्धि कर पाती हैं। ठीक है, इसके कहने का अर्थ है कि जो पुनर्योजित डीएनए वाली बैक्टीरियल कोशिका है को उसको क्या करना है कि उसको तथा जो पुनर्योजित डीएनए वाली प्लाज्मिड है उसको पहचानने के लिए हमें एम्पीसिलिन प्रतिरोधी जीन का समावेश करना चाहिए। याद रखिएगा, इसको पहचानने के लिए हमें एम्पीसिलिन प्रतिरोधी जीन का समावेश करना चाहिए और ये जीवाणु कोशिकाओं में एम्पीसिलिन तथा टेट्रासाइक्लिन ये दोनों युक्त माध्यम से कल्चर किया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, परिवर्तित करके जीवाणु कोशिकाओं में वृद्धि भी कर पाती है। तो इस प्रकार से ये था आपका परिवर्तित कोशिका एवं परिवर्तित प्लाज्मिड का चयन। अब इसके आगे हम नेक्स्ट हेडिंग करेंगे बायोरिएक्टर। ठीक है, बायोरिएक्टर क्या है? तो बायोरिएक्टर आपका टिप्पणी पूछा जाता है। बायोरिएक्टर क्या है? यह एक सिलेंडर के समान होता है। ठीक है, जो बायोरिएक्टर है वो एक सिलेंडर के समान आकार का होता है और इसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं अथवा मानव कोशिकाओं के कल्चर किया जाता है। ठीक है, मानव कोशिकाओं का इसमें कल्चर किया जाता है। तो कह रहा है कि यह एक सिलेंडर के समान होता है और इसमें जो सूक्ष्म जीव हैं वो पौधे, जंतुओं अथवा मानव कोशिकाओं को कल्चर किया जाता है और उनसे विशिष्ट उत्पादों, व्यष्टि, विकर आदि को प्राप्त करते हैं। ठीक है, विशिष्ट उत्पादों, व्यष्टि, विकर को प्राप्त करते हैं। बायोरिएक्टर पुनर्योगज सूक्ष्म जीवों से उत्पादों को पाने के लिए, ठीक है, जो बायोरिएक्टर है वो पुनर्योगज सूक्ष्म जीवों से उत्पादों को पाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां जैसे उचित तापमान, पीएच, विटामिन, लवण, O2 आदि प्रदान किए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इस अनुकूल परिस्थितियों से क्या होता है कि इस अनुकूल परिस्थितियों में से उत्पादों को पाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां जैसे उचित तापमान, पीएच, विटामिन, लवण, O2 यानी ऑक्सीजन आदि प्रदान किए जा सकते हैं। सामान्यतः उपयोग में लाने वाला बायोरिएक्टर विलोडन यानी कि स्टीयरिंग है। क्या है? बायोरिएक्टर एक विलोडन है यानी कि स्टीयरिंग है। तो ये हो गया आपका बायोरिएक्टर। अब हम देखेंगे इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक। उसके आगे लिखेंगे कि विलोडित बायोरिएक्टर। ठीक है, बायोरिएक्टर बेलनाकार होती है। ठीक है, जो विलोडित बायोरिएक्टर है वो बेलना आकार की होती है और इनका आधार घुमावदार होता है और जिससे बायोरिएक्टर के अंदर की वस्तुएं भली भांति मिश्रित हो जाती हैं और इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। यानी कि भली भांति इसके अंदर के जो वस्तुएं हैं वो मिश्रित हो जाती हैं और इनके निम्नलिखित भाग हैं। पहला है प्रभोक्षक तंत्र यानी कि एगिटेटर सिस्टम। दूसरा है O2 प्रदायक तंत्र यानी O2 डिलीवरी सिस्टम। तीसरा है झाग नियंत्रण तंत्र यानी कि फोम कंट्रोल सिस्टम। चौथा है ताप नियंत्रण तंत्र यानी टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। पांचवा है पीएच नियंत्रण तंत्र यानी पीएच कंट्रोल सिस्टम। तो ये सारे भाग क्या हैं? उसके अंदर के हैं, यानी कि जो वियोडित बायोरिएक्टर है उसमें जो अंदर की वस्तुएं भली भांति मिश्रित हो जाती हैं और जो अंदर की वस्तुएं हैं उसके निम्नलिखित भाग हैं और वो ये पांचों भाग हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग।
तो अब हेडिंग करेंगे जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग में पहला है परिचय यानी इंट्रोडक्शन। अब इसके प्रयोग का परिचय क्या है, देखिए 21वीं सदी को जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी का युग कहा जाता है। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि 21वीं सदी यानी बायोटेक्नोलॉजी की शताब्दी है, तो 21वीं सदी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी का युग कह सकते हैं या कहा जाता है, क्योंकि कृषि, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रूपांतरित फसलें, संशोधित खाद्य पदार्थ, फसलों और जंतुओं की नस्लों में सुधार, अपशिष्ट प्रतिपादन तथा ऊर्जा उत्पादन में आधुनिक जैविक प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो इसकी कृषि, स्वास्थ्य, चिकित्सा है उसमें रूपांतरित जो फसलें हैं उनको संशोधित खाद्य पदार्थ और फसलों में जंतुओं की नस्लों में सुधार करता है। ठीक है, और जो अपशिष्ट प्रतिपादन है उसमें ऊर्जा उत्पादन के लिए आधुनिक जो जैविक प्रौद्योगिकी है उसका महत्वपूर्ण योगदान भी इसमें पाया गया है। तो इसके आगे है अगला हेडिंग ट्रांसजेनिक पौधे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ट्रांसजेनिक पौधे क्या है। तो इसमें लिखेंगे प्रतिरोधी जातियों का विकास। ठीक है, प्रतिरोधी जातियों का विकास, ऐसी नई पादप जातियों का विकास किया जा रहा है, यानी ऐसी नई प्रजातियों का विकास किया जा रहा है जिनमें रोग उत्पादक विषाणुओं और कवक के संक्रमण से बचे रहने की क्षमता हो। ठीक है, क्या करें कि विषाणुओं और कवक के संक्रमण से बचे रहने की क्षमता हो, अथवा मिट्टी की लवण, सूखे और कोहरे आदि को सहन करने की क्षमता हो। ठीक है, मिट्टी के लवण, सूखे और कोहरे आदि को सहन करने की क्षमता हो। अभी तक तंबाकू, चावल, टमाटर तथा पपीते की वायरस प्रतिरोधी किस्मों का विकास किया जा चुका है, यानी कि इन सारे चीजों के वायरस के जो प्रतिरोधी किस्म हैं उनको क्या किया है, विकास में अभी तक लेकर आया गया है। बाकी आगे का अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन ये जो तंबाकू, चावल, टमाटर और पपीते हैं उनके वायरस का प्रतिरोधी किस्म क्या किया गया है कि विकास के लिए किया जा चुका है। ठीक है, तो ये था आपका ट्रांसजेनिक पौधे। अगला हेडिंग है पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास। इसमें लिखेंगे कि इस प्रकार के किस्मों को पीड़कनाशी रसायनों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इस प्रकार की जो किस्में हैं उसको पीड़कनाशी रसायनों की आवश्यकताएं नहीं होती हैं, अतः रासायनिक पीड़कनाशकों का उपयोग कम होगा। क्या होगा कि इसमें जो पीड़कनाशी का उपयोग है, रासायनिक पीड़कनाशकों का उपयोग कम होता है, और मानव जाति को इन स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले, ठीक है, और मानव जाति के इन स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले पीड़कनाशियों से बचाया जा सकता है। ठीक है, पीड़कनाशियों से इसे बचाया जा सकता है। एक विषाक्त यानी कि विषैला प्रोटीन उत्पन्न करने वाले बीटी जीन प्रवेश कराकर बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी कॉटन, आलू, टमाटर तथा सोयाबीन आदि की उत्तम किस्म को तैयार की जा चुकी है। यानी कि पीड़कनाशी जो प्रतिरोधी फसलों का विकास करती हैं उनमें से कह रहा है कि यह एक विषैला प्रोटीन उत्पन्न करने वाला क्या करता है, बीटी जीन का प्रवेश कराकर बीटी कपास को, बीटी मक्का को, बीटी कॉटन, आलू, टमाटर, सोयाबीन आदि के उत्तम किस्मों को तैयार किया जा चुका है। तो ये थी क्या, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों के विकास में कुछ चीजें। अब है अगला हेडिंग सुनहरा चावल। ठीक है, यानी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गोल्डन राइस यानी सुनहरा चावल। इसमें लिखेंगे सुनहरा चावल ओरिजा सेटिवा की पार्जेनिक किस्म है। क्या है, जो सुनहरा चावल है वो ओरिजा सेटिवा की पार्जेनिक किस्म है। इसका सुनहरा रंग बी कैरोटीन नामक प्रोविटामिन ए और पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, इसका जो सुनहरा रंग है वो याद रखिएगा बी कैरोटीन नामक प्रोविटामिन, ठीक है, प्रोविटामिन ए पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। सुनहरे चावल का विकास बायोटेक्नोलॉजी विधि द्वारा दो जीन को
सामान्य चावल के पौधों में निवेशित करके विकसित किया गया है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के विकास में जो 2 जीन के सामान्य रूप के चावल हैं वो पौधों में निवेशित कर विकसित किया गया था। ठीक है, और फिर इसमें लिखेंगे पहला है इसका कि पहला जीन यानी PSY यानी कि फाइटोइन साइथोकेस, ठीक है, यानी कि ड्रैफोडिल से, और दूसरा जीन है क्रैटल यानी कि कैरोटीन डेसिएचर्स। ठीक है, डेसिएचर्स। तो ये हो गया आपका सुनहरा चावल में 2 प्रकार, एक पहला जीन और एक दूसरा जीन। अब है बीटी कपास जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका टिप्पणी जो है हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बीटी फसलें क्या है? तो बीटी प्रोटीन के जीन को जीवाणुओं से अलग कर पादप कोशिकाओं में निवेशित किया जाता है। ठीक है, जो बीटी प्रोटीन है उसके जीन को जीवाणुओं से अलग करके पादप कोशिकाओं में निवेशित किया जाता है। इस प्रकार बने, तो बीटी फसलों में हम यही लिखे हैं कि बीटी प्रोटीन के जीन जीवाणुओं से अलग कर पादप कोशिकाओं में निवेशित किया जाता है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में निवेशित किया जाता है। इस प्रकार बने ट्रांसजेनिक पौधे कीट पीड़कों को प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो बने ट्रांसजेनिक पौधे हैं वो कीट पीड़कों को प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे प्रदर्शित करते हैं। इस विधि द्वारा बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान और बीटी कॉटन, आलू, टमाटर, सोयाबीन आदि की पीड़क प्रतिरोधी किस्में तैयार की जाती हैं। ठीक है, आदि की प्रतिरोधी किस्में क्या की जाती हैं? तैयार की जाती हैं। अब है अगला बीटी प्रोटीन। बीटी प्रोटीन क्या है? तो इसमें लिखेंगे कि मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु बीटी यानी कि बैसिलस थ्यूरीजिनेसिस की कुछ नस्लों में प्लाज्मिड पर एक विशेष जीन समूह पाया जाता है और इस जीन समूह से एक एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनता है और इस प्रोटीन के रवे जीवाणु के स्पोरों में एकत्रित होते हैं और इनको क्रिस्टलाइन प्रोटीन या क्राई प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, जो बीटी प्रोटीन है यानी कि बैसिलस थ्यूरीजिनेसिस, इसकी कुछ नस्लें प्लाज्मिड में क्या है? एक विशेष प्रकार के जीन समूह में पाई जाती हैं। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार के जीन समूह में पाई जाती हैं। इस जीन समूह को एक एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनता है और इस प्रोटीन में रवे को आप जानते हैं, तो रवे जैसा जीवाणु और स्पोरों में एकत्रित होते हैं और इसको क्या करते हैं हम? क्रिस्टलाइन प्रोटीन या क्राई प्रोटीन भी कहते हैं, ये जो बीटी प्रोटीन में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक की टिप्पणी और परिभाषाओं को समझ लिया है। अगला हेडिंग है ट्रांसजेनिक जंतु। ट्रांसजेनिक जंतु क्या है? तो ट्रांसजेनिक जंतु जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित जंतु है। ठीक है, जो ट्रांसजेनिक जंतु है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा विकसित किया गया जंतु है जिसके जीनोम में किसी अन्य जंतु या पादप कोशिका में, ठीक है, इसके जीनोम में अन्य जंतु या पादप कोशिका में विजातीय वांछित लक्षण वाले जीन का निवेश कराया जाता है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में विजातीय वांछित लक्षण वाले जीन का निवेश कराया जाता है जिससे अधिक मात्रा में दूध, मांस या ऊन देने वाले जंतु का विकास होता है। इससे क्या होता है? अधिक मात्रा में दूध, मांस और ऊन देने वाले जंतुओं का विकास किया जाता है। तो इस प्रकार से हम आज के इस टॉपिक में इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नए वीडियो में, इसके आगे के सारे टॉपिक्स को। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और इस नोट्स को अपने कॉपी पर जरूर नोट करिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।